हाय एवरीवन, आई एम बनीता। और चलिए आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कशन करते हैं। तो इस टॉपिक की शुरुआत मैं आपको एक केस की स्टोरी बता के देती हूँ। आप एंटीनेटल क्लिनिक में हैं और आपके पास एक महिला आती है जिसका नाम रिया है और वो आपको ये कंप्लेन कर रही है कि उसको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है और उसके सर चकरा रहा है और कभी कभी उसको बैठे बैठे उसकी दिल की धड़कन भी उसको अपने आप महसूस होने लगती है और उसके साथ उसको उल्टी जैसे लगता है और वो घर का कोई काम नहीं कर पाती है और ज़्यादातर उसको सोने का ही मन करता है। तो अगर ऐसे कंप्लेन के साथ कोई महिला आती है तो आप लोग इसको क्या डायग्नोसिस करेंगे? तो देखिए, जो मैंने साइन सिम्टम्स आपको बताए उस महिला के, अगर किसी को थकावट लगता है, वीकनेस लगता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है और उसके साथ उसको उल्टी जैसा लगता है, सर चकराता है और बैठे बैठे ही उसको अपने दिल की धड़कन खुद महसूस होती है जिसको पैल्पिटेशन कहा जाता है, तो ये सारे जो लक्षण गर्भावस्था के दौरान होते हैं ये एनीमिया का लक्षण हो सकता है। एनीमिया मतलब रक्तहीनता। प्रेगनेंसी के दौरान अगर रक्तहीनता का समस्या किसी को रहता है तब उसको उसके शरीर में ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। तो अगर आप एंटीनेटल क्लिनिक में रहेंगे और कोई भी महिला ऐसे लक्षण के साथ आपके पास आती है तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि इस महिला को एनीमिया है। तो चलिए अब चर्चा करेंगे आज के टॉपिक के बारे में कि एनीमिया इन प्रेगनेंसी। ये यूनिट 9 का ही है, मिडवाइफरी सब्जेक्ट में यूनिट 9 का चैप्टर का ही है, मैनेजमेंट ऑफ हाई रिस्क लेबर में कि एनीमिया इन प्रेगनेंसी। तो आज हम चर्चा करेंगे कि एनीमिया इन प्रेगनेंसी क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसका लक्षण क्या है और किन कारण की वजह से हमें एनीमिया होता है गर्भावस्था के दौरान और इसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि एनीमिया इन प्रेगनेंसी क्या है, यानी एनीमिया किसे कहते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया किसको कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू WHO, व्हेन हेमोग्लोबिन लेवल इज लेस देन 11 ग्राम पर डेसीलीटर ड्यूरिंग एनी टाइम एट प्रेगनेंसी और पोस्टमार्टम पीरियड इट इज़ कंसिडर्ड एज एनीमिया। इसका मतलब होता है कि WHO के अनुसार अगर प्रेगनेंसी के दौरान या पोस्टमार्टम पीरियड के दौरान कभी भी किसी भी महिला में ब्लड में हेमोग्लोबिन की मात्रा 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम रहती है तब हम उसे एनीमिया का केस कंसीडर करते हैं। तो अब जानते हैं चलिए कि एनीमिया कितने प्रकार के हैं। तो एनीमिया का जो क्लासिफिकेशन है इसको दो तरीके से इनसे क्लासिफाई किया गया है। एक क्लासिफिकेशन आपका है अकॉर्डिंग टू द हेमोग्लोबिन लेवल, यानी क्लिनिकल ग्रेडिंग इसको कहा जाता है, यानी किसी भी महिला के शरीर में हेमोग्लोबिन की मात्रा के अनुसार कितना परसेंटेज उसका हेमोग्लोबिन है उसके हिसाब से उसको ग्रेडिंग किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। और एक है अकॉर्डिंग टू द कॉज, यानी कारण क्या है, हेमोग्लोबिन का कारण का डेफिशिएंसी होने का कारण क्या है, एनीमिया का होने का कारण क्या है, उसके हिसाब से उसके क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं क्लिनिकल ग्रेडिंग क्या है। देखिए, क्लिनिकल ग्रेडिंग में एनीमिया को 3 प्रकार क्लासिफाई किया गया है। एक है, पहला है एब्सेंस ऑफ एनीमिया, दूसरा है मॉडरेट एनीमिया एंड द थर्ड वन इज सीवियर एनीमिया। एब्सेंस ऑफ एनीमिया किसको कहा जाता है, अगर किसी की महिला में हेमोग्लोबिन की मात्रा 11 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा रहती है तब हम वहाँ उसमें मानते हैं कि ये एनीमिक नहीं है, एब्सेंस ऑफ एनीमिया, इसमें एनीमिया नहीं है। अगर किसी महिला का हेमोग्लोबिन की मात्रा प्रेगनेंसी में 7 ग्राम पर डेसीलीटर से लेके 11 ग्राम पर डेसीलीटर तक रहता है तब हम उसे मॉडरेट एनीमिया कहते हैं। और अगर 7 ग्राम पर डेसीलीटर से हेमोग्लोबिन की मात्रा किसी में कम हो जाती है तब हम उसे कहते हैं कि ये सीवियर एनीमिक है। ये आपकी क्लिनिकल ग्रेडिंग थी। तो चलिए अब चर्चा करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि क्लासिफाइड है एज पर द कॉजेस। तो एज पर कॉजेस ऑफ एनीमिया के अनुसार जो एनीमिया को क्लासिफाई किया गया है उसमें कई सारे कैटेगरी हैं। तो सबसे पहला है कि फिजियोलॉजिकल एनीमिया इन प्रेगनेंसी। फिजियोलॉजिकल एनीमिया इन प्रेगनेंसी किसे कहते हैं, आप सभी जानते हैं जब माँ के पेट में बच्चा ठहरता है तो माँ के बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। उस चेंजेस में एक ये भी चेंजेस है, हेमाटोलॉजिकल चेंज भी होता है, जिसके दरमियान क्या होता है ना, हेमाटोलॉजिकल चेंजेस के अंदर माँ के शरीर में खून की मात्रा जो है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी RBC, WBC, प्लेटलेट्स, इस सभी की मात्रा बढ़ती है क्योंकि बच्चे
को भी माँ को ही बच्चे को पालना पड़ता है पेट के अंदर। इस वजह से नेचुरली बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में खून अपने आप तैयार होता है। तो जब RBC, WBC इस सब की मात्रा यानी ब्लड की मात्रा जब शरीर में इंक्रीज हो जाती है, लेकिन हेमोग्लोबिन की मात्रा उतनी ही रहती है, जिसकी वजह से ये डाइल्यूशन हो जाता है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के आपको बताऊँ, नॉर्मल एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे 1 लीटर दूध है और आपके घर में ज़्यादा आदमी आ गए हैं, तो आपने चाय बनाने के लिए क्या किया, उसमें पानी डाल दिया क्योंकि दूध का शॉर्टेज हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर में जो दूध था उसकी तो वो अमाउंट तो 1 लीटर है ना, वो इंक्रीज़ नहीं हुआ, आपने तो वो डाइल्यूशन कर दिया पानी डाल के। तो प्रेगनेंसी में भी ऐसे ही होता है कि आपको जो है ब्लड की मात्रा इंक्रीज हो जाती है, RBC, WBC ये सब इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन हेमोग्लोबिन की मात्रा उतनी ही रहती है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, नेचुरली आपको ब्लड में अगर आप टेस्ट करेंगे तो आपका हेमोग्लोबिन डाउन आएगा। तो इस वजह से एक ये बोलते हैं कि दिस इज़ फिजियोलॉजिकल एनीमिया, जो प्रेगनेंसी के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। दिस इज़ द फर्स्ट क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल एनीमिया। पैथोलॉजिकल एनीमिया क्या है ना, पैथोलॉजिकल एनीमिया हम तब कहेंगे अगर हमें खून की कमी किसी प्रकार की बीमारी की वजह से हो रहा है, जैसे मलेरिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, आपका कैंसर है, अगर ऐसी या कोई सीवियर और किसी प्रकार का संक्रमण है, इन्फेक्शन है, अगर उस रीज़न की वजह से हमारे ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं और हमारे ब्लड में मतलब हमारे शरीर में खून की कमी आ रही है, तब हम उसे पैथोलॉजिकल एनीमिया कहते हैं। पैथोलॉजिकल एनीमिया के बाद आता है डेफिशिएंसी एनीमिया। डेफिशिएंसी मतलब क्या होता है, कमी। तो कमी, किस चीज़ की कमी की वजह से हमें एनीमिया हो सकता है, हमेशा याद रखिए। आप बहुत बार आप सुने होंगे कि आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट माँ को देना है। आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट प्रेगनेंसी में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयरन एंड फॉलिक एसिड जो है वो आपका ब्लड सेल तैयार करने में मदद करता है। तो इसीलिए आयरन एंड फॉलिक एसिड की अगर डेफिशिएंसी रहेगी तो डेफिनेटली आपको एनीमिया हो जाएगा। जैसे आयरन है, फॉलिक एसिड है, विटामिन B12 भी है। अगर इन सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी रहेगी, आपको प्रोटीन की कमी रहेगी, तो इनकी वजह से अगर आपको एनीमिया होता है, यानी किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से अगर आपको एनीमिया होता है, तब हम उसे डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। डेफिशिएंसी एनीमिया के बाद आता है हेमोरेजिक एनीमिया। हेमोरेजिक एनीमिया क्या है, आप अच्छे से जानते हैं। हेमोरेज मतलब ब्लीडिंग, हेमोरेजिक एनीमिया मतलब यानी किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग की वजह से अगर आपको एनीमिया होता है। तो हेमोरेजिक ब्लीडिंग में एग्जाम्पल क्या दे सकती हूँ, सपोज आपको एक्सीडेंट हो गया, या अब गर्भावस्था के दौरान या डिलीवरी के दौरान अगर बहुत ज़्यादा आपको ब्लीडिंग हो जाता है, चलिए आपको PPH हो गया, या आप प्रेगनेंसी के दौरान किसी महिला को एबॉर्शन हो गया, तो ये भी एक प्रकार का हेमरेज ही है। तो ऐसे केसेस में, या किसी को पेरिनियल या वेजाइनल टीयर हो गई जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, तो ऐसे केसेस में जो ब्लीडिंग की वजह से ब्लड में कमी हो जाती है और उसकी वजह से हमें एनीमिया होता है, तो उसे हम हेमरेजिक एनीमिया कहते हैं। तो ये हेमरेज इसे कहा जाता है, हेमरेजिक एनीमिया। हेमरेजिक एनीमिया के बाद एक आता है हेरिडिटरी एनीमिया। देखिए, हेरिडिटरी मतलब जेनेटिक में क्या चीज़ होती है, जो हेरिडिटरी हम उसे कहते हैं जो चीज़ हमें फैमिली से गिफ्टेड मिलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि ये जो है गॉड गिफ्टेड, ये गॉड गिफ्टेड नहीं होता, दिस इज़ फैमिली गिफ्टेड होता है हेरिडिटरी एनीमिया। उसका एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ, सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया। ये दो एनीमिया है ना, अगर आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स को है तो वो उनके जीन से आपको गिफ्टेड, नेचुरली आपको गिफ्टेड हो जाएगा, तो इसलिए इसको हेरिडिटरी एनीमिया कहा जाता है। हेरिडिटरी एनीमिया के बाद आता है आपका हेमोलिटिक एनीमिया। हेमोलिटिक एनीमिया किसको कहते हैं ना, जिसमें ब्लड सेल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं। लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, यानी जहाँ पे आपके ब्लड सेल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं और उसकी वजह से आपको खून की कमी होती है, उसको हम हेमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हेमोलिटिक एनीमिया है, अगर आपको मैं बताऊं, जैसे कि हेमोलिटिक एनीमिया में RH इनकम्पैक्टिबिलिटी रहती है, यानी कोई मदर जो है RH पॉजिटिव है, उससे RH नेगेटिव चाइल्ड पैदा हुआ, ऐसे केसेस। RH पॉजिटिव नेगेटिव RH
आइसोइम्यूनाइजेशन केस में या RH इनकम्पैक्टिबिलिटी केसेस में होता है कि आपको हेमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। आपके सेल्स में आपके बॉडी में आपके ब्लड में जो ब्लड सेल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो सकते हैं और उसकी वजह से RBC का हेमोलिसिस हो सकता है, और RBC के हेमोलिसिस की वजह से आपके शरीर में खून की कमी हो सकती है, तो उसको हम लोग हेमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। ये चीज़ आपका जॉन्डिस में भी होता है। अगर आपको जॉन्डिस है, किसी महिला को अगर जॉन्डिस रहता है तो जॉन्डिस में भी RBC ब्रेक डाउन हो जाते हैं और इसी वजह से आपको एनीमिया हो सकता है, तो इसको हेमोलिटिक एनीमिया कहा जाता है। तो ये सारे जो एनीमिया मैंने आपको बताया, फिजियोलॉजिकल एनीमिया इन प्रेगनेंसी, पैथोलॉजिकल एनीमिया और आपका हेमोरेजिक एनीमिया, हेमोलिटिक एनीमिया, हेरिडिटरी एनीमिया, डेफिशिएंसी एनीमिया, ये सारे हैं जो है एज पर द कॉजेस के हिसाब से, यानी एनीमिया के कारण के हिसाब से इनको क्लासीफाई किया गया है। तो ये दो टाइप का क्लासिफिकेशन इसमें जनरली किया गया है। तो आगे चलते हैं कि क्या क्या कॉज हैं, कारण क्या क्या है जिसकी वजह से हमें एनीमिया हो सकता है। ये तो मैंने क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। अब चलते हैं कि कारण के बारे में जानते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि क्या क्या कारण हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर में खून की कमी हो सकती है, चाहे गर्भावस्था में हो या हम अगर बिना प्रेगनेंसी हमें नहीं भी है तब भी इन कारण की वजह से हमें हमारे शरीर में खून की कमी हो सकती है। तो सबसे पहला कारण हम बताते हैं, दैट इज़ फॉल्टी डाइटरी हैबिट। फॉल्टी डाइटरी हैबिट का मतलब क्या है? अगर आपके खाने पीने की आदत जो है वो गलत आदतें हैं। गलत आदतें का मतलब यही नहीं समझिएगा कि हम दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। ये देखिए, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब तो एक कॉज है, लेकिन इसके अलावा भी हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी गलत आदतें को पाले हुए हैं जिनके बारे में हमें खुद नहीं पता रहता है। जैसे बहुत लोग रहते हैं क्या कि फॉल्टी डाइटरी हैबिट में ग्रीन वेजिटेबल्स को उतना पसंद नहीं करते हैं, खाते नहीं हैं, या जैसे है कि खाने में विटामिन सी रिच फूड नहीं खाते हैं, आयरन रिच फूड नहीं खाते हैं, आप टाइमली खाना नहीं खाते हैं। तो ये सारे आपकी फॉल्टी डाइटरी हैबिट है। इन डाइटरी हैबिट की वजह से भी आपको एनीमिया हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका डाइट फॉल्टी है तो इस वजह से आपको डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, यानी या तो आपके बॉडी में आपको आयरन की कमी हो सकती है, या फॉलिक एसिड की कमी, या विटामिन B12 की कमी हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल देखिए, कुछ लोग रहते हैं जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस हैं, यानी वो कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाते हैं, चाहे वो दूध हो या दही हो। अगर ऐसा कोई इंसान है जो दूध दही भी कंज्यूम नहीं करते हैं तो उनको विटामिन B12 नहीं मिलेगा, क्योंकि विटामिन B12 सिर्फ एनिमल सोर्सेज में ही मिलता है, यानी मीट, मछली एंड अंडा इसी सब में मिलता है, और इसके अलावा दूध दही इसमें। तो अगर कोई एनिमल प्रोडक्ट्स को यूज़ ही नहीं करता है तो उससे उसको विटामिन B12 बिल्कुल नहीं मिलेगा, और इस केसेस में उसको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया हो सकता है। और जैसे कि मैंने बताया कि आप आयरन रिच फूड तो खा रहे हैं लेकिन आप दूध भी पी रहे हैं, लेकिन आप कर क्या रहे हैं, आप विटामिन सी अपने डाइट में नहीं ले रहे हैं। याद रखिएगा, विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम विटामिन सी लेते हैं तो ये हमारे आयरन एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी, यानी हमारे शरीर के अंदर इंटेस्टाइन में आयरन एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से हमने जो खाना खाया है वो सही से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये थी हमारी पहला कारण, फॉल्टी डाइटरी हैबिट। नेक्स्ट क्या है ना, फॉल्टी एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या होता है? यानी इसका मतलब होता है कि हमने अच्छे से खाना तो खाया लेकिन हमारे शरीर में वो एब्जॉर्ब सही से नहीं हो रहा है, यानी जो हम खा रहे हैं वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से भी हमें एनीमिया हो सकता है। देन इंक्रीज डिमांड ऑफ आयरन। इंक्रीज डिमांड ऑफ आयरन का मतलब होता है, यानी हम जितना खा रहे हैं, जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा हमारा बॉडी के अंदर आयरन की डिमांड है। ये किन केसेस में होता है? ये इस केसेस में होता है जनरली जहाँ पे मल्टीपल प्रेगनेंसी है, यानी अगर माँ के पेट में एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो उस केसेस में ज़्यादा बच्चे हैं तो डेफिनेटली ज़्यादा आयरन डिमांड होगा, और अगर उस हिसाब से आप आयरन डिमांड को कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं या आप उसको उतना आयरन दे नहीं पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उसकी वजह से खून की कमी हो जाएगी, इंक्रीज डिमांड। और नेक्स्ट कॉज क्या है? इंक्रीज डिमांड के साथ ये भी हो सकता है कि आप डिक्रीज्ड इनटेक ऑफ आयरन ले रहे हैं, यानी आपका जितना डिमांड है आप उतना ले नहीं रहे हैं, तब भी आपको एनीमिया होगा। या
जो महिलाएं हैं जिनको रिकरेंट एबॉर्शन या चाइल्ड बर्थ का फ्रिक्वेंट चाइल्ड बर्थ की हिस्ट्री है, यानी जिसको बार बार एबॉर्शन हो जा रहा है या जिसको फ्रिक्वेंट चाइल्ड बर्थ, ऐसे केसेस में भी एनीमिया हो जाता है। क्यों? देखिए, जब एक बार प्रेगनेंसी में जितना ब्लड लॉस होता है डिलीवरी के बाद, तो हमारे बॉडी में उतना आयरन रिप्लेस होने के लिए 1 साल का वक्त चाहिए। और अगर आप अपनी बॉडी को 1 साल का टाइम नहीं दे रहे हैं और दोबारा कंसीव कर जा रहे हैं, तो नेचुरली आपका बॉडी आपको बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो उस वजह से आपके बॉडी में ऑलरेडी आयरन कम है और फिर आप अगेन प्रेग्नेंट हो गए, तो इस वजह से भी एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? अल्कोहल कंज्यूमशन। देखिए, अल्कोहल कंज्यूमशन क्या होता है ना, अल्कोहल कंज्यूम जब हम करते हैं तो अल्कोहल कंज्यूमशन की वजह से क्या होता है ना, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम हो जाती है, यानी हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट न्यूट्रिएंट्स को सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। इस वजह से अल्कोहल एक फैक्टर हो जाता है, जिसकी वजह से अगर हम सही से खाना खाते भी हैं तब भी हमारे बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो यूटिलाइज नहीं हो पाते। इस वजह से अल्कोहल एक रीज़न हो जाता है। देन हुक वर्म इन्फेस्टेशन। देखिए, ये बहुत कॉमन है, इंडिया में है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो बेयर फुट बाहर जाते हैं लेटरिन के लिए। आप जानते हैं, खाली पैर, नंगे पैर बाहर जाने से इसकी वजह से हुक वर्म जो है वो हमारे पैर के तलवे से यानी नीचे से ही एंट्री कर जाता है हमारे बॉडी में, और जिसकी वजह से आपको क्या हो जाता है, आगे चल के एनीमिया हो जाता है। क्योंकि हुक वर्म जो है वो पैरासाइट्स हैं, वो हमारे बॉडी के ब्लड को ही सॉक करके ही अपने लाइफ साइकिल को बढ़ाते हैं। तो वो नेचुरली हमारे बॉडी के सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ न्यूट्रिएंट्स को खा जाते हैं और हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और साथ ही साथ हमारे ब्लड की भी कमी हो जाती है। तो इसकी वजह से भी हमें एनीमिया होता है। नेक्स्ट कॉज आपका क्या है? क्रोनिक इन्फेक्शन। क्रोनिक इन्फेक्शन में ट्यूबरक्लोसिस आता है, मलेरिया आता है। अगर ऐसा सब आपको क्रोनिक इन्फेक्शन है, संक्रमण है, तो इसकी वजह से भी हमें एनीमिया होता है। तो ये सारे आपके कारण थे जिसकी वजह से हमें एनीमिया हो सकता है। चलिए, अब जानते हैं हम लोग कि एनीमिया होता है तो हम इसकी वजह से हमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, यानी किसी महिला में एनीमिया की वजह से क्या खतरे आ सकते हैं। सबसे पहले है एनीमिया केसेस में अगर एनीमिया किसी को है, महिला को, तो उसको ज़्यादा खतरा रहता है प्री एक्लैम्प्सिया होने का। प्री एक्लैम्प्सिया जो है ये एक हाइपरटेंसिव डिजॉर्डर है। ये प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में ब्लड प्रेशर का मात्रा जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, तो इसको प्री एक्लैम्प्सिया कहा जाता है। तो प्री एक्लैम्प्सिया होने के चांस रहता है, आपको क्रोनिक इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, आप महिला का हार्ट फेलियर होने का चांस रहता है, या प्री टर्म लेबर यानी समय से पहले प्रसव होने का भी चांस रहता है। और इसके साथ आपको डिलीवरी के दौरान माँ शॉक में भी जा सकती है। ये सारे रिस्क रहते हैं। अगर कोई महिला एनीमिक है तो पीपीएच का रिस्क, मैटरनल पीपीएच की वजह से माँ शॉक में चले जाए, ऐसे सारे रिस्क महिला को हो सकते हैं। ये रिस्क है, ज़रूरी नहीं है ये होगा, लेकिन ये सब होने का चांसेस है, ये सब रिस्क हैं। अगर आप पहले से कमज़ोर हैं तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क में हैं कि आपको हो सकता है कि ये सारी परेशानी या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये महिला को जैसे रिस्क है एनीमिया में, वैसे ही बच्चा आपके जो पेट में है उसको भी रिस्क है। अगर एनीमिया की वजह से बच्चे को क्या समस्या का सामना करना पड़ सकता है ना, पहला है कि बच्चा आपका कमज़ोर पैदा हो सकता है, यानी वजन कम हो सकता है, उसको लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। और या तो बच्चा आपका समय से पहले पैदा हो सकता है, जिसको प्री टर्म बेबी कहते हैं, बच्चे में उतनी मैच्योरिटी नहीं होगी। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर बच्चा आपका पेट में ही मर जाए, इन्फेंट यूट्राइन डेथ हो सकता है, यानी आपका यूट्रस में ही, आपके गर्भाशय में ही आपके बच्चे की डेथ हो सकती है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस बच्चे में हो सकते हैं। तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि एनीमिया कितना खतरनाक है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी महिला को एनीमिया है तो उनको कितने ज़्यादा खतरे होने के चांसेस है। जैसे मैंने बताया, प्री एक्लैम्प्सिया है, इन्फेक्शन है, हार्ट फेलियर होने का चांस है, आपको संक्रमण का चांस है, आप पीपीएच हेमरेज होने का चांस है, और साथ ही साथ आपको माँ शॉक में जाए ऐसा चांस है, और साथ ही साथ आपके बच्चे को भी खतरा है, उसके लाइफ पे रिस्क है कि उसको पेट में ही मर सकता है, या तो वो कम वजनदार पैदा होगा या वो समय से पहले ही पैदा हो जाएगा। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी में एनीमिया की वजह से हो सकते हैं।